बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउडस्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी को। आज का अवसर ये है कि आज हिंदी दिवस है और डॉक्टर साहब हिंदी के नामचीन विद्वानों में हैं। आपने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और हिंदी के विकास यात्रा से आपका बहुत बड़ा जुड़ाव है। आप जब तक पद पर रहे आपने तमाम विद्वानों को और ऐसे रचनाकारों को भी सम्मानित किया जो बहुत नवोदित थे। बहुत विद्वत समाज को आपने हमेशा महत्व दिया। तो आज स्टूडियो में आपको आमंत्रित कर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है और लाउडस्पीकर 90 एफएम के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से मैं डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब के बारे में आज हिंदी के बारे में बात होगी। हिंदी ने एक लंबी यात्रा तय की है देश की स्वतंत्रता के बाद और आज ये दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। तो हिंदी के बारे में आज बहुत सारे पहलू सामने आते हैं कि अभी रोजगार की भाषा बनी और लोगों की बोलचाल में हिंदी ज्यादा है। सरकारी कामकाज में अभी उसको जितना महत्व मिलना चाहिए या जो उसके ऊपर जितना फोकस होना चाहिए था शायद उतना नहीं हुआ। लेकिन इन सारी बातों पे हम चर्चा डॉक्टर साहब से करेंगे। लेकिन इस पर एक डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। ये भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जो कल्याण के आदि संपादक हैं रहे, उनके सानिध्य में भी आपको रहने का अवसर मिला है। गीता वाटिका जैसी पुण्य भूमि से आपका जुड़ाव रहा है। तो डॉक्टर साहब की रचना यात्रा के बारे में हम बात करें। डॉक्टर साहब 19 फरवरी 1952 का आपका जन्म है और गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आप प्रोफेसर पद को भी आपने सुशोभित किया है। आपकी जो रचनाएं हैं उनमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, कुछ की मैं चर्चा कर रहा हूं। हिंदी साहित्य विविध परिदृश्य, राष्ट्रीय अस्मिता और हिंदी साहित्य, वैचारिक स्वराज और हिंदी साहित्य विविध आयाम, हिंदी साहित्य सृष्टि और दृष्टि, भाषाई स्वत्वबोध और हिंदी। इसके अलावा आपने जिन पुस्तकों का संपादन किया है उनमें संस्कृति का कल्पतरु कल्याण, सुमित्रानंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निर्मल वर्मा का रचना संसार, अज्ञेय, सृजन के विविध आयाम, राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महंत अवेद्यनाथ, संस्कृति संवाद, ये पोद्दार जी को लिखे गए महज्जनों के पत्रों का संग्रह है। नाथ पंथ साधना और साहित्य समन्वय नामक अनियतकालीन साहित्यिक पत्रिका का 12 वर्षों तक आपने संपादन किया। आप हिंदी भाषा समिति के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली के पूर्व संयोजक रहे हैं और आपको जिस सम्मान से नवाजा गया उनमें साहित्य कृति सम्मान दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड 2017, सुब्रमण्यम भारती सम्मान 2018 केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने दिया, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आपको मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में दिया। तो डॉक्टर साहब हमारी इस गोरखपुर की बाबा गोरखनाथ की पुण्य भूमि से जुड़े हुए हैं। तो आज हिंदी के बारे में आपसे कि हिंदी की दशा और दिशा क्या है इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने हिंदी की विकास यात्रा को बहुत करीब से देखा है। आज जो हिंदी है उसकी दशा और दिशा के बारे में हम चाहते हैं कि आप अपने विचार रखें। सबसे पहले तो पांडे जी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अपने इस स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया है। हिंदी
की दशा और दिशा पर बातचीत करने के लिए। हिंदी की क्या स्थिति आज है उसके बारे में बातचीत करने से पहले मैं सभी सुहृदजनों को, सभी हिंदी प्रेमियों को, बल्कि कहना चाहूंगा कि सभी भारतीय भाषा प्रेमियों को जी 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 आज हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। जी सर। मेरा सुझाव है कि ये हिंदी दिवस ही क्यों, इसको हम भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बढ़िया सुझाव है सर आपका, क्योंकि हिंदी की उन्नति केवल हिंदी की उन्नति नहीं है जी। हिंदी की उन्नति सभी भारतीय भाषाओं के उन्नति के साथ जुड़ी हुई है। हिंदी की उन्नति सभी हिंदी की जो बोलियां हैं उनकी भी उन्नति से हिंदी की उन्नति जुड़ी हुई है। जी जी। हिंदी की समृद्धि में हिंदी की बोलियों की समृद्धि है और हिंदी की बोलियों की समृद्धि में हिंदी की समृद्धि है। जी। और चूंकि सभी भारतीय भाषाएं, दक्षिण भारतीय भाषाओं को भी हम जोड़ लें तो सबकी समानता उनकी मूल संस्कृत से है। जी जी। हम एक वर्गीकरण जो हम लोगों को बराबर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता रहा है, आर्य भाषा जी, तो उसमें जिन भाषाओं को गिना गया है उसमें हिंदी के अतिरिक्त सिंधी भी है, लहंदा भी है, पंजाबी भी है, बंगला भी है, उड़िया है, असमिया है, मराठी है, गुजराती है, ये सारी भाषाएं हैं। तो इन सारी भाषाओं की सांस्कृतिक एकता में सांस्कृतिक ऐक्य है। जी जी। इसलिए सांस्कृतिक रूप से अंतर्ग्रथित है ये भाषा, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है क्योंकि सबका मूल संस्कृत है। जी जी। तो आज हिंदी को राजभाषा बने 75 वर्ष हो गए। जी। आज सरकार की ओर से भी और बहुत सारी संस्थाओं की ओर से भी हिंदी की हीरक जयंती मनाई जा रही है। जी। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा प्रदान किया और देवनागरी लिपि को लिपि के रूप में घोषित किया। राष्ट्रीय अंक में देवनागरी अंकों को स्वीकार नहीं किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय अंक है उन्हीं को अंक के रूप में मान्यता मिली। संविधान की जिन धाराओं में राजभाषा का उल्लेख है वो धारा 343 से 351 तक है संविधान में। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच उसका वर्णन। जी। अब उसमें एक ही पेज क्या फंस गया है, वो है कि जब हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया तो उसके साथ एक लकुना जोड़ दिया गया, वो यह कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी बनी रहेगी जी। और 1966 में हिंदी राजभाषा के रूप में काम करने लगेगी पूर्णतया। जी। पर वो अवसर आज तक आया नहीं है। यह एक विडंबना है। वो विडंबना इसलिए है कि बनी हुई है क्योंकि बाद में उस धाराओं में संशोधन भी किया गया। जी। और आज अब एक यह धारा बना दी कि देश के किसी भी राज्य द्वारा अगर विरोध किया जाएगा तब तक हिंदी राजभाषा के रूप में पूर्ण से आधिकारिक रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगी, कार्य रूप नहीं कर पाएगी, उसमें अंग्रेजी बनी रहेगी। जी। अब ये अंग्रेजी को बनाए रखने के क्या कारण था या क्या था? यही कारण है कि हमारा जो मूल संविधान है वो अंग्रेजी में लिखा गया। जी। बाद में उसका हिंदी अनुवाद हुआ और भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। जी। तो अब कुछ लोगों का मानना है और काफी तक कि हिंदी को अनुवाद की भाषा बना दिया गया है। अनुवाद एक मौलिक भाषा में अनुवाद की भाषा में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मौलिक भाषा का दर्जा प्राथमिक होता है। जी। और जो अनुवाद वाली भाषा होती है उसका द्वयम दर्जा होता है। तो एक कसक हिंदी भाषियों के मन में, सभी विद्वज्जनों के मन में, सभी आज भी जो इसको दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसी कारण नहीं मिला। नहीं, वो एक लकुना उसके पीछे क्या थी
तो धर्मपाल ने बहुत गहरे अध्ययन के साथ अपना पूरा साहित्य लिखा है 11 खंडों में जी। उसका पहला खंड है भारतीय चित्त मानस अवतार। तो उसमें एक स्थान पर धर्मपाल लिखते हैं कि 1803 में भारतवर्ष में एक ऐसा नकलची एलिट वर्ग तैयार हो गया था जी, जो यह मानता था कि ब्रिटिश विचार पद्धति, ब्रिटिश विधान पद्धति, ब्रिटिश संस्कृति ही सब उन्नति का आधार है। हाँ, उसको हमारे भीतर न कोई प्रमा है न चेतना। प्रमा का अर्थ चेतना, एक हीनता का बोध है। न हमारे पास प्रतिभा है। इसका व्यापक असर हुआ, उस एलिट वर्ग का सामान्य जनता पर भी व्यापक असर हुआ। जी जी। उसके पीछे उसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य बड़े दर्शन तत्ववेत्ता हुए आधुनिक काल में, भारतीय विश्वविद्यालयों में मॉडर्न फिलोसफर्स में पढ़ाए भी जाते हैं। उनका एक लेख है, बड़ा महत्वपूर्ण लेख है, जो 1928 में उन्होंने अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने दिया था। जी जी। स्वराज इन आइडियाज। तो उन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ी गुलामी होती है सांस्कृतिक गुलामी। सांस्कृतिक गुलामी भाषाई गुलामी से आरंभ होती है। सांस्कृतिक गुलामी भाषाई गुलामी से आरंभ होती है। जी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि गुलामी आरंभ तब होती है जब हम गुलामी को बुराई के रूप में ग्रहण करना छोड़ देते हैं, उसे अच्छाई के रूप में अच्छाई रूप में। और गुलामी गहरी तब होती है जब हम गुलामी को ही वरदान मान लेते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हुआ क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी गुलामी की मानसिकता में हमने अंग्रेजी भाषा को उन्नति का वरदान मान लिया। तो ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन उसके बाद भी फिर भी हिंदी ने अपना विकास किया है, तमाम अवरोधों के बावजूद, संघर्षों के बावजूद, बाह्य और आंतरिक संघर्षों के बावजूद हिंदी को लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तो अंग्रेजी से भी, हिंदी का एक नकली संघर्ष जो बना दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा दुरभि संधि के तहत कि क्षेत्रीय भाषाओं के साथ उसका बहनापा नहीं है, तो वहां भी हिंदी को संघर्ष करना पड़ा। और हिंदी को संघर्ष के लिए वो आंतरिक संघर्ष उसको बढ़ा दिया गया कि बोलियों के साथ भी उसका उसमें एका नहीं है। आज तो उससे दिक्कत भी पैदा हुई है। ये दक्षिण में जो आंदोलन हुए हिंदी आंदोलन, जबकि मैं राजेंद्र राव का उनकी आत्मकथा का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपने समय में आजादी के पहले राजेंद्र राव जो आत्मकथा लिखी है 1948 तक का ही विवरण उसमें दिया हुआ है, बाद का नहीं है। तो उस समय वो लिखते हैं बहुत कि मैं समझ गया कि आधुनिक शिक्षा बिल्कुल निकम्मी है। महत्वपूर्ण बात है, विदेशी भाषा द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के कारण इसमें समय और शक्ति की बहुत बर्बादी है। इससे स्वाभाविक मानसिक विकास नहीं हो पाता जो अपनी भाषा के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से होता है। यह स्पष्ट है जहां शब्दों के अर्थ स्मरण रखने में ही सारा समय लग जाता है, वहां उसके समझने और चिंतन के लिए कैसे समय मिल सकता है। बिल्कुल, जो बात भारतीयों ने बहुत पहले कही थी, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को बिन निज भाषा ज्ञान के भेटता नहीं है। तो निज भाषा का अर्थ हिंदी क्षेत्र के लिए हम हिंदी कर सकते हैं, जी जी, और हिंदीतर क्षेत्रों के लिए असमिया कर सकते हैं, कि कर सकते हैं। उनको भी तो महत्व नहीं मिला, उनको भी नहीं महत्व मिला, उनको भी तो अंग्रेजी थोप दी गई वहां भी। एक बार कृष्णकांत शास्त्री आए थे जी, तो हिंदी के बारे में ही बात कर रहे थे, विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान था, हम लोग सब सोचता थे। उन्होंने कहा कि तमिल में तमिल नहीं बोली जाती है, तमलिश बोली जाती है। तमलिश बोली जाती है। बंगाल में बंगलिश बोली जाती है। जैसे हम आज इंग्लिश बोलते हैं, तो बंगलिश बोली जाती है, तमिलिश बोली जाती है। यानी फिर तमिल के प्रति झुकाव नहीं, वहां भी अंग्रेजी को वर्चस्व मिला हुआ है। अंग्रेजी ने तमिल का भी हक मारा है, हिंदी का भी हक मारा है, सभी क्षेत्रीय भाषाओं को का हक उसने मारा है। जी जी, इसको हमको स्मरण रखने की जरूरत है। जी। फिर तो एक चीज और भी उन्होंने, राजेंद्र राव ने हिंदी भाषा के लिए और भी दो बातें और कही थी। उसका भी ये बहुत बड़ी बात है जो राजेंद्र राव ने कही, जिसको हमें ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने हिंदी और बाकी भाषाओं के अंतर संबंध की बात की थी। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है।
कि हम तो सारे भारत के आपस के व्यवहार के लिए एक राष्ट्रभाषा चाहते हैं जी, वो अंग्रेजी नहीं हो सकती, वह हिंदी ही हो हो सकती है। सकती है। सार्वदेशिक व्यवहार के लिए हमको राष्ट्रभाषा चाहिए। यदि उसको हम फारसी अरबी के बहुत से प्रचलित शब्दों से भरकर कठिन बना देंगे तो वह बंगाल, असम, उत्कल, आंध्र, तमिल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में मुश्किल से प्रवेश पा सकेगी। वो चाहते थे कि हिंदी का विकास तत्सम और तत्सम से उत्पन्न शब्दों के साथ उसका विकास हो। तभी राष्ट्रभाषा और राजभाषा। देखिए, किसी एक राष्ट्र की एक भाषा हो सकती है जिसका प्रतिनिधित्व हम विदेशों में करते हैं जी, वो तो राष्ट्रभाषा होती है, और राजकाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा वो राजभाषा होती तो इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा है। नहीं मिला है, नहीं मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, यानी ऑफिशियल कामकाज की भाषा इसको बना दिया गया। लेकिन राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र की भाषा नहीं। आज भी हमारे, अब तो ठीक है, बहुत सारी सरकारें, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी थे ऐसे विदेश मंत्री 1977 में जब सरकार बनी थी, तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित किया था हिंदी में, और जगत मेहता उसमें विदेश सचिव, तो उन्होंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद प्रस्तुत किया था। जी जी। और अब तो मान लीजिए हमारे राष्ट्र के नेता जाते हैं तो बाहर हिंदी में बात करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में उसको दर्जा नहीं मिला है। इसमें भी कहीं न कहीं जैसे आप अनधिकृत रूप से तो हिंदी ही राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, लेकिन संविधान में उसको उस रूप में दर्जा नहीं मिला। अब हिंदी के सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि एक समय तो लोक सेवा आयोग में चपरासी को छोड़कर बाकी लोग हिंदी में बात नहीं करते थे। जी जी जी। ये स्थिति हिंदी की थी, दशा थी एक समय कि चपरासी के अलावा कोई हिंदी में बात नहीं करता था अंग्रेजी में। वो तो मुरारजी देसाई हुए जब प्रधानमंत्री, तब उन्होंने हिंदी का प्रवेश कराया। आज कमोबेश काफी स्थिति ठीक हो गई है। जी जी। आज हिंदी ने, लेकिन मैं कहा कि हिंदी, अज्ञे ने बहुत अच्छी बात कही थी, हिंदी और बाकी क्षेत्र की भाषाओं के संबंध को लेकर के बहुत बढ़िया बात हमको बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं कहीं जाता हूँ तो जरूर कोट करता हूँ। अज्ञे ने कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं में उसका प्रांत बोलता है, और कभी कभी बहुत जोर से बोलता है, पर हिंदी में सारा देश बोलता है। हिंदी में सारा देश बोलता है। तो हिंदी भारत की आत्मा की भाषा है, भारतीय अस्मिता की भाषा है जी। और हिंदी ने, देखिए, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदी की बड़ी भूमिका थी उसमें। जी जी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदी का जो विकास हुआ, आजादी के पहले जो उसका विकास हुआ, उसमें जितना योगदान हिंदी भाषी वर्गों का था, उससे बड़ा योगदान अहिंदी भाषियों का भी था। जी जी जी। तमिलनाडु के लोगों ने भी हिंदी के विकास में योग दिया, बंगाल के लोगों ने भी हिंदी के विकास में योग दिया। मैं आपको एक बात बताऊं पंडित जी कि एक समय जब हिंदी का संघर्ष बना था, हो रहा था, उस समय संघर्ष यात्रा थी, तो ये अदालतों में हिंदी के प्रवेश के लिए जो सबसे पहले प्रयास हुआ हिंदीतर भाषाओं में, उसमें पहला नाम भूदेव मुखोपाध्याय का आता है। भूदेव मुखोपाध्याय जो आज मुखर्जी हैं, जी जी। वही मुखोपाध्याय हुए। जी। और बाद में 1873 में भूदेव मुखोपाध्याय के प्रयास से हिंदी में कचहरियों की विज्ञप्तियां जारी करने का आदेश निर्गत हुआ था। तो उसके पहले अरबी फारसी वाली भाषा। जी जी जी। राजेंद्र बाबू ने भी लिखा अपने आत्मकथा कि मैंने अपनी शिक्षा तो अरबी फारसी से शुरू की थी। जी जी। फारसी से शिक्षा शुरू की थी। उनको एक मौलवी उर्दू अरबी फारसी की तालीम देने आते थे। अरबी थानों में बहुत सारी भाषा वही चल रही है, वही कचहरियों मुहर्रिरों की भाषा हो गई है। पर राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैंने तो जाकर के हिंदी भाषा को अर्जित किया, और राजेंद्र बाबू का बड़ा योगदान है। कलकत्ते में उन्होंने हिंदी परिषद की स्थापना की थी, और जो पहला नागरिक प्रचारणी सभा का अधिवेशन हुआ था, उसमें राजेंद्र महामना मालवीय, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में उसमें राजेंद्र बाबू ने भाग लिया था उसमें। जी जी। और दूसरी बार 1900 में महामना मालवीय का योगदान हिंदी के विकास में, विश्वविद्यालय की स्थापना में जितना है, उससे कम योगदान हिंदी के विकास में नहीं है। जी जी जी।
उन्होंने 80,000 से ज्यादा उसमें लोगों के दस्तखत करा करके तत्कालीन गवर्नर को के सामने रखा था हिंदी के पक्ष में। जी। और फिर जो मैकडोनल्ड गवर्नर थे उनके आदेश से हुआ कि नहीं भाई हिंदी में ही कचहरी की बात की जाएगी, हिंदी में भी बात की जाएगी जी। लिखा पढ़ी होगी, दस्तखत आवेदन पत्र उसमें स्वीकार किए जाएंगे। 1900 में यह विज्ञप्ति जारी हुई। तो हिंदी क्षेत्र हिंदी के लिए संघर्ष करने वालों में जो गैर हिंदी लोग थे वो भी उतने ही आगे आए। आजादी के बाद थोड़ी परिस्थिति बदली, राजनीतिक उसमें राजनीति ज्यादा थी क्योंकि दक्षिण भारत को भड़काया गया और आज भी कभी समय समय पे एक संस्कृति जो कुछ ऐसी विचारधारा है कि जो हिंदी को पनपने नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी हिंदी बढ़ रही है। लेकिन आज आप देखिए कि आंकड़ों में बात करें तो आज 65 करोड़ से ये अनुमानित है, ये कहा जाता है कि हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। अभी मैं जयंती प्रसाद नौटियाल का मानना है जी कि हिंदी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। अब पहले लोग मंदारिन को रखते हैं, अंग्रेजी को रखते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे हिंदी को रखते हैं जी। हम इसको भी मान ले तो तीसरी सबसे बड़ी भाषा, सबसे बड़ी भाषा। 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में विदेशों में भाषा पढ़ाई जा रही है। 132 देश बहुत ज्यादा पढ़ाई जा रही है जी जी। आज अपने यहाँ आप देखिए पत्रकारिता में हिंदी भाषा का प्रवेश हुआ। हिंदी पत्रकारिता का विकास तो आजादी के पहले से भी हुआ था जी। लेकिन अब बहुत सारे क्षेत्रों में अंग्रेजी पत्रकारिता से अधिक हिंदी पत्रकारिता का मांग है। विज्ञापन की भाषा हिंदी बन गई है। हिंदी आज रोजगार की भी भाषा, इसलिए भी हम जुडिशरी में भी आज ही बहुत बात हो रही थी। आज हिंदी दिवस पर जो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजन हुआ था तो उसमें राज्यसभा के उपसभापति आए थे हरवंश नारायण सिंह जी। तो वो बात कह रहे थे कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने 31,000 से अधिक फैसलों का हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया है जी जी। तो एक सकारात्मक पक्ष है हिंदी के लिए। आज मैं पढ़ रहा था अखबारों में कि उच्च न्यायालय ने बहुत सारे फैसले हिंदी में दिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हजारों वकील हैं जो हिंदी में बहस करते हैं। 4,000 से ज्यादा जो वकील हैं जो हिंदी में बहस करते हैं और हिंदी में फैसले सुनाए जाते हैं। तो ये भी एक सकारात्मक पक्ष है। बहुत सारी तकनीकी शब्दावली भी हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हो रही है। डॉक्टर साहब जो बात आपने शुरू की थी और भारतेंदु जी की जो बात निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को, तो आज अगर जो हिंदी को थोपा न जाए, हम थोपने की तो कभी बात नहीं होती, लेकिन जो जिस राज्य की भाषा है उसको महत्व दें और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहुत बड़ा काम होगा बिल्कुल। जैसे यह ही है कि गृह मंत्री का भी आया है एक बयान आया, जैसे आज जो नई शिक्षा नीति बनी है भाषा को लेकर के जी, उसमें इस पर बल दिया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए जी जी। ये बिल्कुल देखिए केवल यहाँ का नहीं, मुझे एक बार लोहिया का कथन याद आता है। लोहिया जी गए थे जर्मनी पीएचडी करने जी। तो पीएचडी करने जर्मनी गए थे तो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री जर्मन का था। जब वो लोहिया जी उनके पास गए तो उसने कहा बेटे मैं अंग्रेजी नहीं जानता। अब आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कह रहा है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। आज जो हम लोग अंग्रेजी को विश्व भाषा कहते हैं जी जी, उसकी क्या स्थिति थी उस समय वो देखिए। और वो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है, कह रहा है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। लोहिया जी ने लिखा है कि एक हयादार आदमी को जो करना चाहिए वही मैंने किया। मैंने जर्मन सीखी और फिर जर्मनी में मैंने जर्मन भाषा में मैंने पीएचडी की उसके साथ। तो आप देखिए कि हम जैसे फ्रांस जाइए तो फ्रेंच को महत्व देते हैं, वहां अंग्रेजी में उससे बात करिए तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। एक जो भाषाई अस्मिता बोध है जो सबसे बड़ी बातचीत को देके हम उसको महत्व देते। ऐसा नहीं कि किसी भाषा का विरोध नहीं है, आप 10 भाषाएं जानिए। आज हम केवल अंग्रेजी क्यों जाने, जैसे आज आप देखिए हम कहते हैं साहब अंग्रेजी में हम पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी ज्ञान। क्या प्लेटो ने अंग्रेजी में लिखा था ना? जो प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो अंग्रेजी में तो नहीं है। नहीं कुछ नहीं, वो तो ग्रीक भाषा में है जी जी।
हम सोफोक्लिस के नाटक पढ़ते हैं तो उसका अनुवाद पढ़ते हैं ना, तब उसका अनुवाद हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो हिंदी में भी तो नाटक उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका मूल तो ग्रीक है। मूल ग्रीक है। और वर्ल्ड की दी बेस्ट त्रासदी के रूप में हम त्रासदीकार के रूप में हम सोफोक्लिस का नाम लेते हैं। जी जी। उसने तो जो देरिदा है, देरिदा तो फ्रेंच में लिखा है। बिल्कुल। और हम अंग्रेजी में उसको हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं अंग्रेजी में? और अब बहुत सारा क्या अनुवाद में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। टॉल्स्टॉय ने मौलिकता आई नहीं पाती। टॉल्स्टॉय तो रूसी भाषा में लिखा है। जी जी। हम गोरकी ने तो रूसी में लिखा, हम मदर उपन्यास अंग्रेजी में पढ़ते हैं। जी। तो हम हिंदी में पढ़ सकते हैं बहुत सारा। तो और हम केवल अंग्रेजी ही क्यों जाने, हम फ्रेंच क्यों नहीं जाने? जी। हम चेक भाषा भी जान सकते हैं। बिल्कुल। हम स्लोवाक भाषा भी जान सकते हैं। हम डच और पुर्तगीज भी जान सकते हैं। जी। बहुत सारा साहित्य, फ्रेंच का बहुत समृद्ध साहित्य है। एक समय तो अंग्रेजी कुछ 100 वर्ष पहले इंग्लैंड में अंग्रेजी को द्विमहीन भाषा माना जाता था। फ्रेंच और ग्रीक वहां पढ़ना ज्यादा, जर्मन पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। जी। एक समय रूस में फ्रेंच भाषा को एलिट वर्ग बोलता था, रूसी भाषा को नहीं बोलता था। जी जी। पर उनकी भाषा अस्मिता जागृत हुई तो उन्होंने अपनी भाषा को प्रतिष्ठित किया। रूस ने अपनी भाषा को प्रतिष्ठित किया। तो हमारा ये है कि इस दिवस का मनाने का सबसे बड़ी सार्थकता कि हम महत्व अपनी भाषा को दें और एक देश के स्तर पर एक संपर्क भाषा के रूप में जब हम किसी को देखना चाहेंगे तो वो हिंदी, क्योंकि जनसंख्या है और सारे देश में कमोबेश हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है। मैं आपका एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, 2 बार जाने को मौका मुझको मिला, बल्कि 3 बार। एक बार मैं शोध प्रबंध की मौके के लिए गया था और 2 बार जब मैं संस्थान में था तो ईटानगर विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम कराया था तो मैं उसमें गया। वहां जाने पर मुझको पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में 30 से अधिक जनजातियों की भाषाएं हैं। एक जनजाति दूसरे जनजाति की भाषा नहीं जानता है। अच्छा। दोनों एक दूसरे से हिंदी में बात करते हैं। वहां की राजभाषा अंग्रेजी है। अच्छा। और राजभाषा अंग्रेजी है पर अनऑफिशियल राजभाषा वहां हिंदी है अरुणाचल प्रदेश में। ये मेरा लोगों से मेरी बातचीत हुई वहां। जी जी। ये शोध छात्र की मौके में लेने गया था, उसने मुझे बताया। जी जी। और उसने ये मुझे बताया कि ईटानगर आने में मुझे कितना दिन लगता है, उससे कम दिन में आप यहाँ आ गए उत्तर प्रदेश से। अच्छा। समय भी बहुत लगता है, बड़ा रास्ता दुर्गम क्षेत्र है आने का। तो उसने बताया कि यहाँ एक जनजाति दूसरी जनजाति की भाषा नहीं जानता है, वो हिंदी में बात करता है। मेरा लड़का केंद्र सरकार की सेवा में है, वो डिब्रूगढ़ में पोस्टेड था जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी में। तो मैंने उससे पूछा कि वहां तुम काम करते हो, तुमको भाषाई दिक्कत नहीं होती? कहा बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। कहा क्यों? हमने कहा कि वो महाराष्ट्र के भी वहां से आए हुए कर्मी काम करते हैं, उड़िया भी है, वो भी वहां काम करते हैं, और असमिया लोग भी वहां हैं, वो भी काम करते हैं। सब हिंदी में बोलते हैं एक दूसरे से। सबकी एक दूसरे की जो संपर्क भाषा है वो हिंदी है, न मराठी है, न उड़िया है, न असमिया, न अंग्रेजी है। तो हिंदी में हिंदी ही एक तरह से अनऑफिशियल, भले उसको संपर्क भाषा आप ऑफिशियल ना बना पाए लेकिन बन चुकी है। जी जी। सर स्वीकृत है। इसलिए हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निबंध लिखा था, तो उसी में मैं उसका एक शीर्षक मुझको याद है जी। हिंदी की भाषा की समस्या पर बातचीत की थी उन्होंने। तो उन्होंने क्या था, क्या निराश हुआ जाए? तो क्या सचमुच हिंदी को लेकर निराश होने की जरूरत है? निराश होने की जरूरत है। हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है, कोई इसकी विकास की रथ यात्रा को रोक नहीं सकता। हिंदी मजबूत होती जा रही है, घरों में प्रवेश करती जा रही है। हाँ ये जरूर है, यह है, मैं अपने घरों में हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम, एक है कि कुकुरमुत्ते की तरह अंग्रेजी भाषा के स्कूल गांवों में भी खुल गए। उसका कारण क्या है कि अंग्रेजी स्टेटस सिंबल हो गया। हाँ, ये एक मतलब स्टेटस सिंबल। और अभी भी नौकरी, हालांकि अब नौकरियां हिंदी से या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं भी मिलने लगी हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे इंटरव्यू लोग हिंदी में दे रहे हैं, इंजीनियरिंग में के छात्र भी हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है। और
अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी बातें हो रही हैं। जी तो इसके आंकड़े भी हैं, सारे आंकड़े हम लोग के स्मरण में रहते नहीं हैं। तो एक शेर है, जेरे कदमे वालिदा फिरदौसे बरी है जी और मेरे माँ के पैरों के नीचे बेहिस्त है। अब देखिए दोनों है, दोनों का अर्थ एक ही है कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है। जी तो मेरे माँ के पाँव के नीचे बेहिस्त है, जी तो आप इसमें केवल बेहिस्त का समझ लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जी और वहाँ जेरे कदमे वालिदा फिरदौसे बरी है, समझने में बड़ी दिक्कत होगी, कसरत करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, आपने आज हिंदी दिवस पे हमारे दर्शकों और श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने इतना समय दिया, इसके लिए हम अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से आप आभारी हैं। और कभी आपके आध्यात्मिक पक्ष पर भी बात होगी कि आप भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के संपर्क में कैसे आए, और चूंकि आपका एक, मुझे पता है कि बहुत लंबा समय आपका वहाँ गुजरा है, 12 साल 12 साल वहाँ रहा, 12 साल 1968 से 1980 तक जी जी विद्यावाटिका। तो बहुत अच्छा लगा आप आए। पोद्दार जी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझको मिला जी 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 और उसकी बड़ी स्मृतियां मेरे मन में है, मैंने उसको लिखा भी है। जी जी संस्मरण रूप उसकी पुस्तक आ जाएगी। हम लोगों ने पोद्दार जी पे वो डॉक्टर भगवती सिंह ने हाँ, एक उस पुस्तक- किताब में मेरी बड़ी भूमिका रही है। वो पुस्तक कल्याण पर निर्माता रही, जी 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 मैं उसमें आद्योपांत जुड़ा रहा हूँ उस अच्छा। पुस्तक की तैयारी। वो पुस्तक पढ़ के भाई जी के बारे में, उसकी भूमिका में डॉक्टर भगवती प्रसाद जी ने एक पैराग्राफ मेरे बारे में लिखा। हाँ लिखा, मैं पढ़ा हूँ उसमें। क्योंकि वो पुस्तक पढ़ने के बाद वो जैसे 1980 में पुस्तक छपी थी। हाँ वो एक मतलब लगता है कि और बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ के भाई बड़ी जी बहुत परिश्रम से वो पुस्तक तैयार की गई। हाँ उन्होंने लिखा कि भाई जी चाहते नहीं थे और बहुत सारी चीजें, तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। और ये आप मुझे भी आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। हो सकता है हिंदी के बारे में कुछ सार्थक बात हो पाई हो। नहीं बहुत आपने जो बात तो जानकारी दी, टुकड़े टुकड़े में हुई है, लेकिन जो बात हुई है वो अच्छी हुई है और हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को पसंद आएगी। मैं तो आपकी इस FM चैनल को भी बहुत जी। बधाई देता हूँ इस हिंदी दिवस के अवसर। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।